चची ने मेरी चोटी पकड़ के खींचा। बदनामी का तोग हमारे सर पे डाल दिया तूने, चची ने गुस्से से कहा। आज ही इसकी शादी उस फकीर से कर दो ताकि मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मैं दीवार से लग के रोने लगी मगर किसी ने न सुनी। कुछ देर बाद मौलवी आया और वो लंगड़ा फकीर छड़ी टेकता हुआ अंदर आया। निकाह के अल्फाज गूंजे और मेरी आंखों के आंसू मेरी तकदीर बन गए। निकाह खत्म होते ही चची ने धिक्का दिया, जा अब यही तेरा शौहर है। मैं कांपती हुई उसके करीब गई तो वो बोला, मैं फकीर नहीं हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। अगले ही लम्हे पुलिस की गाड़ियाँ आई, सबने सैल्यूट किया। मैं असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान खान हूँ और आज तुम्हारे हर तरफ अंधेरा था। एक धुआं सा उठा और उसमें वो हसीन चेहरा मुझे दिखाई दिया जो बस मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जैसे ही उस चेहरे को छूने लगी तभी वो हवा बन के उड़ गया। हर तरफ अंधेरा था। एक धुआं सा उठा और उसमें वो हसीन चेहरा मुझे दिखाई दिया जो बस मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जैसे ही उस चेहरे को छूने लगी तभी वो हवा बन के उड़ गया। काशान, एक चीख के साथ मैं नींद से उठ बैठी। आज फिर ये ख्वाब मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे। मैं खिड़की से बाहर देखा तो वहां पे हल्का हल्का अंधेरा था। फजर होने में अभी वक्त था। तभी मैं उठ के तहज्जुद पढ़ने लगी। पिछले 4 सालों से मेरा मामूल था कि मैं 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद भी पढ़ा करती थी। तहज्जुद पढ़ के मैं कुरान खोल के बैठ गई और फिर दुआ करने के बाद कपड़े प्रेस करने लगी जो 3 सालों से मैं वही इस्तेमाल कर रही थी। अब मुझे नए लेके भी कौन देता भला। आज धूल मिट्टी तो जैसे मामूल से ज्यादा थी। मैं सर पे दुपट्टा ठीक करती जैसे ही सड़क क्रॉस करने लगी तभी एक फकीर मेरे रास्ते में आ गया। मैं एकदम घबरा गई। वो फकीर लंगड़ा था। कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जो काम की तलाश में घर से भूखी निकली थी और एहतियातन हाथ में सेब पकड़ लिया था क्योंकि घर में मेरे खाने को और कुछ तो था नहीं। शायद वो उसी फकीर के नसीब का था। मैंने जल्दी से बैग में हाथ डाला और जल्दी से वो सेब उसको थमा के वहां से चल पड़ी क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुंचना था। आज आपा सकीना का रिश्ता आना था और मैं जानती थी कि चची ने घर के सारे काम मेरे इंतजार में वैसे के वैसे ही रखे होंगे जो मुझे ही जाके करने थे। उस पर तंज और ताने अलग से बर्दाश्त करने पड़ते। मेरी तो किस्मत में जैसे ये सब कुछ ही रह गया था। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि मैंने ऐसा कौन सा कबीरा गुनाह किया है जो मुझे चचा और चची की शक्ल में सजा मिल रही है। आ गई मैडम, आज घर में काम था तो मैडम इतना लेट आई हैं। मैंने हैरानगी से चची की तरफ देखा और फिर एक नज़र हाथ में बंधी वो मामूली सी मगर मेरे दिल के बहुत करीब घड़ी की तरफ देखा जिसमें बस 10 मिनट लेट हुई थी। मैंने गहरा सांस लिया। बहस करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ मेरी किसने सुननी थी। मैंने जल्दी से फाइल एक तरफ रखी और अपनी एमफिल चूल्हे में झोंक दी। मैं जल्दी जल्दी सब काम समेट रही थी ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। अब तो भूख से पेट से भी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं मगर यहाँ खाने में से कुछ लेने का मतलब अपने नाम के साथ मनहूस लफ्ज़ का इजाफा करवाना था। इसलिए सब्र से काम किया और सारा खाना मेहमानों के लिए रख दिया। आपा सकीना के लिए जब भी कोई रिश्ता आता तो ऐसे ही घर में पकवान तैयार होते थे लेकिन शायद अभी मेरी किस्मत में सुकून नहीं था जो हर मर्तबा उनको इनकार हो जाता। वजह उनकी बढ़ती उम्र थी और कुछ वो सांवली रंगत की थी। मैं सब काम समेट के बैठी थी जब चची की गरजदार आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि यहाँ तुम्हें आराम की पड़ी है, वहाँ पर मेहमान खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चची हमेशा इतना खाना इसलिए बनवाती ताकि उनकी मेहमान नवाजी देख के ही कोई आपा सकीना के लिए हाँ कह दे। मैं हौनक बनी चची का चेहरा देख रही थी जब चची ने मुझे कहा, मिनाहिल अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, उठ जाओ खाना लेके चलो। मैं जल्दी से खाना ट्रे में सजाया और ड्राइंग रूम में चली गई। वहाँ लड़का भी मौजूद था जो सकीना आपा को देखने आया था। इतनी प्यारी बच्ची कौन है? उस लड़के की नज़रें मुझे कोफ्तज़दा कर रही थी। तभी सोने पे सुहागा उसकी माँ ने मेरा पूछ लिया, कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, ये भी आपकी बेटी है क्या? आपने इसके लिए क्यों नहीं रिश्ता मांगा हमसे? हमें आपकी ये बच्ची बहुत पसंद आई है। लड़के की माँ बगैर रुके मुसलसल बोले जा रही थी। खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती मगर मेरी सांस तो रिश्ते वाली बात पे ही अटक गई क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी दुर्गत बनेगी, वो भी चची और सकीना आपा के हाथों, और मुझे बचाने वाला कोई होगा भी नहीं। चची ने एक कहर बरसाती निगाह मुझ पे डाली और आंखों ही आंखों में मुझे वहां से जाने का बोला। अरे बहन, ये मेरी भतीजी है, मेरे मरहूम बेटे काशान की बेवा। 4 साल हो गए हैं। बेवा है बच्ची, हमारे साथ ही रहती है। वालिदैन हयात नहीं है और एक ही बहन है जो शादीशुदा है। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पे खड़ी अंदर से आने वाली बातें सुन रही थी। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। खुद के लिए बेवा लफ्ज़ सुनना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। तो बहन, आपको बहू 4 साल से बेवा है, आप इसकी शादी क्यों नहीं करते आगे? मैंने दरवाजे की ऊट से सास का चेहरा देखा। चची और सकीना आपा आपस में आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे थे। अरे बहन, क्या बताऊं,
1 महीने के बाद ही बेवा हो गई और उस पर 3 महीने बाद इसका होने वाला बच्चा भी मर गया। तो फिर जब सबको ये मालूम होता है तो कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता। हर किसी को ऐसा लगता है कि ये बच्ची मनहूस है, जिसके आते ही मेरा बेटा चला गया और इसका खुद का बच्चा। अरे बहन, ये तो सब नसीबों की बात है, वरना कोई सब्ज कदम नहीं होता। मैं अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुन के खामोशी से किचन में चली गई। अब तो ये बातें मेरा मुकद्दर बन चुकी थीं। ये बातें झुटलाई नहीं जा सकती थीं कि मैं चचा के इकलौते बेटे की बेवा थी। शौहर के इंतकाल के बाद चचा ने मुझे अपने पास ही रखा था। उनका कहना था कि मैं उनके बेटे की आखिरी निशानी हूँ। शुरू में तो मुझे कुछ हौसला हुआ कि शुक्र है मेरे सच से छत तो नहीं छीनी गई, लेकिन कुछ अरसे बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि मैंने यहाँ रहने का फैसला बिल्कुल गलत किया था, क्योंकि चची को ना जाने मुझसे कैसी खार थी। मेरा हमल ज़ाया होते ही सबका रवैया मुझसे बदल गया। अब हर रोज़ मैं उस रवैये की भीड़ चढ़ती थी। जब दिल चाहता मुझे बुरा भला कह दिया जाता और जब दिल चाहता मुझे घर से निकालने की धमकी दे दी जाती। मैं काशान की कब्र पे जाना चाहती तो मुझे मना कर दिया जाता, लेकिन अब बहुत मुश्किल से, बहुत बहानों से मैंने नौकरी की इजाज़त मांगी थी, जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अब मुझे चची के गुस्से की समझ आने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये नरमी कुछ वक्त के लिए है, इसके बाद फिर से मैं बुरी बन जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। नौकरी तो मिल नहीं रही थी, अलबत्ता मैं अब हर दूसरे रोज़ काशान से कब्रिस्तान में मिल आया करती थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं उससे कर लेती थी। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी सकीना आपा मेरे पास आई और मुझे बालों से पकड़ लिया। तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी शादी हो, अपने इस नाकारा हुस्न से सबको अपनी तरफ माइल करना चाहती हो ना, कमबख्त औरत, मनहूस। जब से हमारे घर में आई हो तब से हमें कहीं सुकून नहीं है। पहले मेरे भाई को खा गई, अब हमारी खुशियों और सुकून की कातिल बनी फिरती हो। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। काश उस दिन तुम्हारी गाड़ी में काशान न होते तो आज तुम भाई की। सकीना, चुप हो जाओ और जाओ अपने कमरे में। मैं सकीना आपा की बात बहुत गौर से सुन रही थी, लेकिन चची ने अंदर ही टोक दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सकीना आपा क्या कहने वाली थी, मगर अब मुझे हकीकत मालूम करनी थी कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी, उनकी बात का मतलब क्या था। अभी तो मैं खामोश रही क्योंकि चची मुझे तंजो ताने दे रही थी, मगर मेरे दिमाग की डोर बस सकीना आपा की बातों में जुड़ी थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ दफा हो जाओ, और अब कभी किसी मेहमान के आगे मत जाना, मनहूस कहीं की। मैं अपनी आंखें साफ करती किचन से निकल के कमरे में चली गई, जिसकी दीवारें वीरान थी, क्योंकि वहाँ मुझे अपनी और अपने शौहर की कोई तस्वीर लगाने की भी इजाज़त नहीं थी। अगली सुबह मैं फिर काम पे निकल पड़ी। सारा दिन ख़वार होने के बाद काशान से मिलने जा रही थी कि कब्रिस्तान के बाहर बैठा वो बूढ़ा फ़कीर मेरे पास आया। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे उस फ़कीर के हाथ पे रख दिए, लेकिन वो फ़कीर मुझे अजीब और बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। एक मर्तबा तो मैंने उसकी निगाहों से घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकली, तभी मेरे कदम उस फ़कीर की बात पे थम गए। जब उसने कहा कि कौन है तुम्हारा यहाँ पर, जो तुम्हें इतना प्यारा था कि तुम रोज़ यहाँ आती हो, जबकि मैंने उस बूढ़े आदमी को पहली बार यहाँ देखा था। वो फ़कीर पहले कभी यहाँ दिखाई नहीं देता था, अलबत्ता कल वो मुझे घर के रास्ते पे ही मिला था। भला उसको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रोज़ आती हूँ? मैंने काफ़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखा, मगर उसने अपनी पलकें ना झपकाई। मैं उस वक्त उस रास्ते पर अकेली थी, तभी घबरा गई और जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। तभी वो कहने लगा कि कुछ भी कर लो, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द चमकने वाली है। मैंने फ़कीर को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम मज़ीद तेज़ कर लिए। मैं घर पहुंची तो हाँप रही थी। चची ने मेरी हालत देखी तो फिर से तंज के तीर चलाने लगी। कहाँ से मुंह काला करवा के आ रही हो जो इतनी हाँप रही हो? मैंने बेयकीनी से चची की तरफ देखा तो वो कहने लगी, हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ। अब भला ऐसे भी क्या जल्दी कि तुम भागती हुई आओ, यकीनन कोई गलत काम करके आ रही हो। मगर उस वक्त चची को जवाब देने का मेरा बिल्कुल जी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उनको कितनी ही सफाइयाँ क्यों ना दे लूँ, वो कभी यकीन नहीं करेंगी। कमरे में पहुंची तो वही फ़कीर मुझे याद आने लगा। मैंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे वही फ़कीर खड़ा था। मैं एकदम दंग रह गई। आखिर ये है कौन? उसने जैसे ही चेहरा खिड़की की तरफ किया तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही फ़कीर था। आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया था? अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान जाती तो फ़कीर वहाँ ही खड़ा होता। मुझे नौकरी भी मिल गई और बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिली।
घर में कुछ देर के लिए माहौल भी खुशगवार हो गया। अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं नौकरी छोड़ के फिर से घर का माहौल खराब करूं, मगर मैं नहीं जानती थी कि अभी एक नई कयामत मेरा इंतजार कर रही है। एक रोज मैं घर की तरफ आ रही थी, जब रास्ते में चचा मुझे मिल गए। मैं पुरसकून हो गई, मगर चचा किसी आदमी के साथ बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर मुझ पे पड़ी तो उनके माथे पर हजारों बल पड़ गए। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और चचा के पास चल पड़ी। चचा ने जब मुझे अपने करीब आते देखा तो उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वो आदमी की वजह से मुझसे कतरा रहे हैं। मैं दूर चचा से खड़े होकर उनका इंतजार करने लगी। सख्त धूप होने की वजह से गर्मी से बुरा हाल था, मगर मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि ये गर्मी मेरी इज्जत से ज्यादा तकलीफ दी थी। कुछ देर गुजरी कि चचा गुस्से में मेरी तरफ आए। कहाँ से आ रही हो लड़की? मैंने चचा के लहजे पे ज्यादा गौर नहीं किया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करती फिर रही हो? मैं हैरानगी से चचा की तरफ देखने लगी। चचा, मैंने क्या किया है? मुझसे अब जुबान मत लड़ाओ। चचा गुस्से से गली में खड़े होकर मुझ पे चिल्लाने लगे। आस पास से गुजरते हुए कुछ लोग हम दोनों की तरफ देख के खड़े हो गए। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी होने लगी। एक ऐसी नई मुसीबत थी। चचा, हम घर जाके बात करते हैं, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता। मैंने चचा को समझाने की कोशिश की, मगर वो मजीद मुझ पर भड़कने लगे और कहने लगे, तुमने इज्जत में हमारे लिए छोड़ा ही क्या है जो दूसरे हमारी इज्जत खराब करेंगे। मुझे चचा की बातों पे अब गुस्सा आने लगा था। तभी मैं खामोशी से घर की तरफ चल पड़ी। मैंने सुना था कि अपने साए की तरह होते हैं जो धूप में अपनी परछावी से सुकून मुहैया करते हैं। मैं जिन अपनों में थी वहाँ तो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। ये तो मुझे कड़ी धूप में खड़ा कर देते थे जहाँ मैं झुलस जाती थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे वो फकीर तो भूल ही गया था। याद था तो बस काशान, काश आज वो जिंदा होते तो मुझे ये दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती। मैं हैरान थी कि मेरा इतना अरसा इतनी तकलीफें बर्दाश्त कैसे कर रही हूँ, कैसे जिंदा हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं था, मगर काशान की मोहब्बत और उसकी वफादारी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसके जाने के बाद सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजार दूं। मैं घर आई तो घर एक नया महाज खड़ा था। आपा सकीना का आज फिर कोई रिश्ता आ रहा था, यानी आज फिर शामत आनी थी। मुझे सारा दिन काम करने के बावजूद बातें सुननी थी और उस पर खुदा न खास्ता किसी की नज़र मुझ पे पड़ जाती तो उसकी अलग से मेरी शामत आनी थी। ये सब सोचते हुए मैं बहुत अफसरदा थी, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे सब कुछ जानते बूझते भी बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना तो नहीं था। यानी अगर ये लोग मुझे घर से निकाल देते मैं कहाँ जाती। बस यही सोचकर मैं हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। कुछ देर बाद चचा भी घर पे लौट आए और मुझे चीख चीख के बुला रहे थे। मैं जो कुछ देर के लिए कमरे में गई थी ताकि सुकून का सांस ले सकूं। चचा की आवाज़ सुन के मैं एकदम घबरा गई। ये क्या माजरा था? मैं भागती हुई कमरे से बाहर निकली तो चचा बहुत गुस्से में खड़े थे। जी चचा, आपने बुलाया? चचा से सवाल करने पे चचा ने आओ देखा ना ताओ और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं दंग रह गई। मैंने बेयकीनी से चचा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, ऐसा क्या देख रही हो? तुम्हें ये थप्पड़ बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। कम से कम मेरे मरहूम बेटे की इज्जत तो बच जाती। तुम इतनी कई गुजरी हो कि एक फकीर को अपने पीछे लगाया हुआ है। इस कदर तुम्हारा मयार गिरा हुआ है कि तुम हमारे बेटे के मुकाबले में एक फकीर लेके आ गई हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? चचा के दिल में जो कुछ आ रहा था वो कहते जा रहे थे। मैं हैरानगी से चचा को बस देख रही थी। अल्फाज तो कहीं गुम ही हो गए थे। चचा के थप्पड़ ने तो मेरी दुनिया हिला के रख दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक आ पहुँचेगी। इतनी भी कौन सी आग लगी थी कि तुमसे सब्र ना हुआ? अरे हमसे कहाँ होता, हम तुम्हारी शादी करवा देते, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। हमारा ही कसूर है, हमें तुम्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए था। काश तुम्हें उस दिन उस घर से जाने दिया होता तो कम से कम आज ये नौबत ना आती। अब चाची मुझे बातें सुना रही थी, मगर मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर मैंने क्या किया है। एक फकीर के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? क्या उन लोगों को ये बात करते हुए भी ख्याल नहीं आया? उनमें खुदा का खौफ था ही नहीं। आखिर ये लोग चाहते क्या थे? न मुझे इस घर से जाने दे रहे थे और ना मुझे यहाँ रहने दे रहे थे। तभी चचा की आवाज़ गूंजी, आज के बाद अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है। ना तुम नौकरी करोगी, ना ही कहीं जाया करोगी। मैंने चचा की बात पे चचा की तरफ देखा। एक अलग से सुकून का एहसास भी हुआ कि खुदा का शुक्र है, अब मेरी हर चीज़ से जान छूट जाएगी। ना नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। एक बात का दुख भी था कि जो मैं काशान की कब्र पे चली जाया करती थी वहां नहीं जा सकूंगी। मगर कब्र पर जाने से क्या होता है, काशान तो मेरे दिल में था। इसलिए मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा अहम थी।
तभी ना जाने चची के दिल में क्या आया। चची एकदम गड़बड़ा गई और कहने लगी, बस भी करें, जाने दें इसको, आज के बाद ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, लेकिन ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। घर से बाहर जाएगी तो इसका भी दिल लगा रहेगा। घर में काशान को याद करती रहती है और हर वक्त रोती रहती है। मैं चची के रवैये पे हैरान थी, जो चंद सेकंड में ही बदल गया था। इसकी क्या वजह थी? क्या लालच थी चची को मेरे पैसों से? मैंने गहरा सांस लिया। यहाँ भी मैं मतलब के लिए इस्तेमाल हो रही थी। चाचा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मुझे इसकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ है, हमें इसके पैसों का क्या करना है। तभी चची कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, हमें भला इसके पैसों से क्या लेना देना। मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि ये घर से बाहर जाएगी तो हमारे घर में भी कुछ सुकून होगा। तभी चाचा कहने लगे, तो अब क्या इसको बाहर भेज के अपनी नाक कटवा लो? इसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। आज पड़ोस के जिब्रान साहब कह रहे थे कि आपकी बहू हर वक्त घर से बाहर ही रहती है। क्या मैंने कई मर्तबा इसको एक फ़कीर के साथ आते जाते देखा है। मुझे तो लगता है वो फ़कीर में कोई बहरूपिया है और आपकी बहू उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रही है। अफसोस मुझे इस बात का था कि चाचा को मेरी बात पर यकीन नहीं था, अलबत्ता उन्हें जिब्रान साहब की बात पर मुकम्मल यकीन था। वहाँ तो वो आंखें बंद करके भरोसा करने के लिए तैयार थे, मगर मेरी वफादारी, मेरी इज्जत की कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। चाची कहने लगी, बच्ची है, गलती हो गई, आइंदा के बाद ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आप उसकी नौकरी न छुड़वाएं। चाचा एकदम गुस्से में आ गए और वहाँ से चले गए। जैसे ही चाचा गए तो मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि उस वक्त सिर्फ मैं अकेली हूँ और मेरी तन्हाई के साथ ही मेरे आंसू हों, मगर अभी तकलीफ मिलनी बाकी थी। चाचा के जाते ही चची ने मेरी चोटी से मुझे पकड़ लिया। कमबख्त, ये क्या हरकतें करती फिर रही है? तुझे मैंने पहले समझाया था कि इस तरह का कोई तोहफा घर पे मत लेके आना, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहुत आशिकी माशूकी चढ़ी है तुझे, बहुत जवानी चढ़ी है तुझे। आइंदा के बाद अगर तेरी ऐसी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। चची, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे बाल छोड़े, मैंने चची से कराहते हुए कहा, मगर चची ने मेरे बालों पर मजीद दबाव डाल दिया। तकलीफ से मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर वहाँ मेरे आंसुओं से, मेरी तकलीफ से किसी को क्या लेना देना था? किसी को कोई परवाह नहीं थी। तभी सकीना आपा आ गई और मेरे चेहरे पे थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना शदीद था कि मैं ज़मीन पोस हो गई। अम्मा, मैं नहीं कहती थी तुम्हें कि यही मेरे रिश्ते के आगे कांटे बिखेर रही है? इसके अंदर शुरू दिन से ही गलाजत भरी हुई थी। पहले तो इसने हमारे भाई को अपने जाल में फंसाया और फिर जब वो इस दुनिया से चल बसे तो इसको सुकून नहीं आया। इसने अपने जाल में हर उस मर्द को फंसाना चाहा जो मेरे लिए रिश्ता लेके आता था, और फिर क्या होता? आखिर को मेरा रिश्ता टूट जाता है। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। ये मनहूस है, इसको इसी वक्त यहाँ से नहीं बल्कि किसी कचरे के डिब्बे में होना चाहिए था। सकीना आपा की बातों पे मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मुझसे सकीना आपा के अल्फाज बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे वो सब कुछ बर्दाश्त करना था। मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पा रही थी, मगर फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए चची से कहा कि चची, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें, मेरा किरदार बहुत पाक है और इसका गवाह मेरा अल्लाह है। तभी चची कहने लगी, हाँ, तुम लोगों को जब कुछ नहीं मिलता तो अल्लाह को दरमियान में ले आते हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, दफ़ा हो जाओ और जाके रात का खाना बनाओ। और तुम्हारे चचा ने तुम्हें आखिरी दफ़ा मौका दिया है, इसके बाद मुझसे पहले वही तुम्हारी जान लेंगे। मैं हिचकियों से रोती हुई किचन में चली गई। कुछ काम याद आने की वजह से मैं चची के कमरे की तरफ जा रही थी। जब चची के दरवाजे पे पहुंचते ही मुझे अंदर से सकीना आपा की बातों की आवाज़ आई, बहुत खूब अम्मा, इसको बस ऐसे ही अपनी जूती की नोक पे रखें। और फिर जो सकीना आपा ने चची को कहा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी के दिल में किसी इंसान के लिए इस कदर नफरत हो सकती है। अम्मा, अब खूब बदले लें इससे, ताकि इस बात का इसको अंदाज़ा हो कि इसकी माँ ने हमारे साथ क्या किया, इसकी माँ ने हमारा कितना जीना हराम किया। अरे इसे तो बहुत अच्छा बनने का शौक था। मैं कुछ भी करने की कोशिश करती, वो हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती और मेरे हर काम में टांग अड़ा देती। तभी तो तुम्हारे दादा ने मुझे घर से निकाला। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हारे अब्बा को अपने काबू में कर रखा था, वरना मैं तो उस वक्त दर दर की ठोकर खा रही होती। अब जिस दिन मुझे उस घर से निकाला गया था, उस रात मैंने सुंदस की माँ के खाने में जहर मिलाया था। मैंने अपनी माँ के लिए जब ये अल्फाज सुने तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। मुझे वो रात याद आ गई जब अम्मा सारी रात तड़प तड़प के इस दुनिया से चल बसी थी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, उनकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं कर पाई, उनको मरने से बचा नहीं पाई।
मरना तो हर एक ने है, लेकिन वो रात, वो चीखें, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे याद है जब मैं अम्मा को लिए अस्पताल पहुंची थी, अम्मा के मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें उलट चुकी थी और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। और ना जाने उनके अंदर कितनी ही तकलीफ थी कि जब उनको सांस आता वो चीखती चिल्लाती और बस एक ही फरियाद करती, मुझे बचा लो। जिस वक्त अम्मा का इंतकाल हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि उनके जिस्म के अंदरूनी हिस्से कट चुके हैं। जहर इतना जहरीला था कि उसने चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर दिया था। अम्मा का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एक अम्मा ही तो बची थी मेरे पास, मेरा सहारा। मगर मैं नहीं जानती थी कि चाची ने उन्हें मुझसे छीन लिया, और मुझे लगता था कि शायद अम्मा को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरी माँ के कातिल तो मेरे ही घर में मौजूद थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक सकीना आपा की आवाज़ मेरे कानों में दोबारा गूंजी, अरे अम्मा, हमने बिल्कुल ठीक किया था। हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। हमें भी तो उसकी वजह से घर से बेघर होना पड़ा था, और वो उसका शौहर जिसको मैंने अगवा करवाया था, शुक्र है उन लोगों ने उसको वहां पर ही मार के दफना दिया। वो तो मेरा वो राज जान चुका था जिससे तुम्हारे अब्बा मुझे तलाक दे देते। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं? मेरे लिए इतनी हकीकत सुन के वहाँ खड़े रहना बहुत मुश्किल था। मुझे दानिस्ता तौर पे दीवार का सहारा लेना पड़ा, वरना कुछ मुमकिन नहीं था कि मैं गश खा के गिर पड़ती। मैं कामते वजूद के साथ सहन में चली गई ताकि खुल के सांस ले सकूं, मगर मुझे खुले आसमान के नीचे भी सांस नहीं आ रहा था। मेरी सांस उखड़ रही थी। तभी चचा वहाँ पे आए और मेरी हालत देख के वो परेशान हो गए। कुछ देर पहले वाले नफरत करने वाले चचा अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चचा, वो चची, चलो तुम कमरे में जाओ, जाके आराम करो, मैं देख लूँगा सब कुछ। चाचा ने अभी पूरी बात नहीं सुनी थी और फिर वो घर से बाहर चले गए। मैं वहाँ ही ज़मीन पे बैठती चली गई और घुटनों में सर दे के फूट फूट के रोने लगी। ये सब कैसे मुमकिन था? चाचा ने मेरी बात भी न सुनी थी। मैं आज हकीकत में तन्हा रह गई थी। मैंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा, और फिर वो खुदा मेरे आंसू कैसे न अपने पास महफूज करता। उस रोज़ के बाद मेरी ज़िंदगी की काया ऐसी पलटी कि मैं भी हैरान रह गई। कभी कभी किसी चीज़ का हमसे छिन जाना हमें बहुत सी नई नेमतों और कीमती चीज़ों से मिलवाने के लिए होता है, और हम बस पुरानी चीज़ों की यादों में ही पिसे रह जाते हैं। नए आने वाली चीज़ें और नए एहसासात को पहचान ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस यहाँ तक ही थी, इसके आगे तो अब हम ना जी सकेंगे और ना ही खुल के सांस ले सकेंगे। वो रात मैंने कमरे में ही गुजारी। चची के लाने के बाद भी मैंने मुलाजमा से कह के चची को टाल दिया कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पहले तुझे चैन ने काफ़ी बातें सुनाई, मगर इसके बाद वो खामोश हो गई कि आखिर तुम्हारी तबीयत को हुआ क्या है। अगले रोज़ मैं अपने ध्यान दफ्तर जा रही थी जब रास्ते में वही फ़कीर मिल गया। अब तो मेरी भी बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी। तभी मैं चीख पड़ी और उसे कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तभी वो खामोशी से मुझे देखने लगा, जैसे उसने उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे सवाल उससे करूंगी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि वो महज एक फ़कीर है और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता होगा कि मैं उसको चंद पैसे दे दूं या उसको कुछ खाने को दे दूं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने ऐसी बात की कि मेरे होश उड़ गए। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत हो तुम। अल्फाज थे कि खंजर जो मेरे सीने में पेवस्त हो गया। अभी मैं खुद को संभाल पाती तभी चचा मेरे पीछे आ खड़े हुए और कहने लगे, यही थी तुम्हारी असलियत, यही तुम दिखाना चाह रही थी ना? और तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा ऐसा कोई चक्कर नहीं इसके साथ, फिर ये कैसे तुम्हें अपने साथ जिंदगी गुजारने का कह रहा है? चचा की बात सुन मैं मजीद परेशान हो गई। ये सब क्या मामला थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चचा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले गए और भेजो इसको बाहर। मना करता था मैं कि मत जाना इसको बाहर, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी, इसने हमारी नाक कटवा दी है। चचा चची पे चिल्ला रहे थे। अभी तो ना जाने ये और कितनी रंगरलियां मनाती। शुक्र खुदा का कि आज मैं खुद इसका पीछा करते हुए इसके पीछे पीछे गया ताकि हकीकत का पता लगा सकूं। और तुम कल जबरान साहब को कह रही थी कि वो झूठ बोल रहे हैं, आज तुम्हारा अपने बारे में क्या कहना है? अब मैं उसको एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अभी मौलवी साहब को बुलाता हूँ और इसकी शादी उसी फ़कीर से कर देता हूँ ताकि ये भी अपने घर में राज़ी रहे और हम भी। मुझे अभी अपनी बेटी की भी शादी करनी है। अगर इसके यही कारनामे रहे तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? चाची ने मेरी चोटी पकड़ के खींचा। बदनामी का तौक हमारे सर डाल दिया तूने। चचा ने गुस्से से कहा, आज ही इसकी शादी इस फ़कीर से कर दो ताकि हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहें। मैं दीवार से लग के रोने लगी। ये कैसा तूफान था।
जो मेरी जिंदगी में आ गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। क्या शौहर के चले जाने के बाद औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या हर कोई औरत पे हुक्मरान बन के बैठ जाता है? सही कहते हैं लोग कि शौहर सरकसाई होता है और वो उस घने दरख्त की तरह होता है जो फल भी देता है और साया भी। और जब वो दरख्त कट जाता है तो ना फल लगता है और ना ही धूप से कोई हमें बचा सकता है। आज मुझे काशान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। काश आज वो यहाँ पे होता, वो देखता कि उसके घर वाले मेरे साथ कैसे सलूक कर रहे हैं। मगर मैं ये सोच के खुद को पुरसकून कर चुकी थी कि वो जहाँ कहीं भी है वो मेरे घर तकलीफ से वाकिफ़ है। मैं रोज़े क़यामत चचा चची को माफ़ नहीं करूँगी। मगर वो कहते हैं ना कि हमेशा जो दिखता है वैसा नहीं होता, जो जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं मुसलसल रो रही थी और चची से कह रही थी कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उस वक्त उनको नहीं जानती मगर मेरी किसी ने न सुनी। कुछ देर बाद मौलवी आया और वो लंगड़ा फ़कीर छड़ी टेकता हुआ अंदर आया। निकाह के अल्फाज गूंजे और मेरी आंखों के आंसू मेरी तकदीर बन गए। कुछ ही लम्हों में मैं काशान की बेवा से एक फ़कीर की बीवी बन गई। निकाह ख़त्म होते ही चचा ने धिक्का दिया, जा अब यही तेरा शौहर है। मैं कांपती हुई उसके करीब गई तो वो बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। ये बात उसने बहुत राजदारी में की। मैंने जैसे ही आंखें उठा के देखा तो उसकी शहद रंग आंखें बहुत पुरकशिश थीं। कौन कौन हो तुम? तभी उसने मेरे होठों पे हाथ रखा और कहने लगा, बिल्कुल चुप हो जाओ, अभी किसी से कुछ मत कहना, बस कुछ वक्त ठहरो और इसके बाद तुम तमाशा देखो कि मैं तुम्हारे साथ जुल्म करने वालों के साथ कैसा सलूक करता हूँ। उसी लम्हे हर तरफ सायरन की आवाज़ बजने लगी। हम लोग दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? तभी उस फकीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। अगले ही लम्हे पुलिस की गाड़ियां आईं जिसमें से पुलिस के लोग बाहर निकले। कुछ सिपाही भी थे। सबने उस फकीर को सैल्यूट किया। मैं जो आंखें फाड़े और मुंह खोले ये सब देख रही थी, तभी मेरे शौहर ने मेरे कान में कहा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान खान हूँ और आज से तुम एक असिस्टेंट की बीवी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी का इजहार करूँ या काशान को हमेशा के लिए अलविदा कहने पे अफसोस, मगर जो भी था मैं अब एक असिस्टेंट की बीवी बन चुकी थी। तभी मेरे शौहर ने मेरी चची की तरफ इशारा किया और कहने लगा, ये है वो मुजरिम जिसने मेरी बीवी के घर वालों को कत्ल किया। और फिर सकीना आपा की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये है वो औरत जिसने मेरी बीवी के साबका शौहर और मेरे बेहतरीन दोस्त का कत्ल किया। मैं अरसलान की बात सुन के दंग रह गई। ऐसे कैसे मुमकिन था? काशान अरसलान का दोस्त कैसे हो सकता था? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने अरसलान की तरफ बेयकीनी से देखा तो उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। काशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ही तालीम हासिल की है। फिर जिस रोज़ काशान का एक्सीडेंट हुआ उस रोज़ उसने मुझे फ़ोन करके अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मेरा कातिल हमारे घर में ही मौजूद है। पहले तो मुझे तुम पे शक हुआ, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हकीकत पता चलनी शुरू हुई तो मैंने हर रात से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। और फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरे दोस्त का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके घर वाले हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि तुम उन सब में रह के बर्बाद हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करना शुरू किया और सबको शक में डाल दिया। मगर इस सब में एक शख्स जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी मेरे साथ था, वो है तुम्हारे चचा। उनके पास सुन के मैं भी बेयकीनी से चचा की तरफ देखने लगी तो चचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़ के मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगे, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मगर मैं इन लोगों की तरह जालिम नहीं हूँ। मैंने अपनी बीवी और अपनी बेटी की तमाम बातें सुन ली थी कि मेरे भाई और भाभी और मेरे बेटे को कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी थी। इसलिए मैंने अरसलान का साथ देने का सोचा और अरसलान को कहा कि वो किसी भी तरह करके तुमसे शादी कर ले। अरसलान को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए हमने सबको दिखाने की खातिर इसे फ़कीर बनाया और तुम्हारे पीछे लगाया ताकि हम सब तुम पे इल्ज़ाम लगा सकें और फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी अरसलान से कर दूँ। अब फिर कहते हैं ना, नेक काम में अल्लाह भी साथ होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे साथ भी अल्लाह था, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। जाओ बेटी, आज से तुम्हें हर जुल्म से निजात मिल गई है। अब तक अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना और अपने दिल में किसी भी किस्म की कोई बात न रखना कि काशान तुमसे नाराज़ होगा। तुमने उसकी बेवा बन के जो वफादारी निभाई है, ऐसा हर कोई नहीं करता। एक तुम ही थी जिसने 4 साल काशान की यादों के साथ गुजारे। तुम्हारे बूढ़े चचा से जो गलतियां हुई उनकी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। नहीं चचा,
میں نے چچا کے جڑے ہاتھ جلدی سے تھام لیے۔ چچا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے چچا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ چچی اور سکینہ آپا کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ میں ارسلان سے اجازت لے کے کچھ روز کے لیے چچا کے گھر آ گئی کیونکہ چچا بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں میں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی ہر بات سے، ہر چیز سے پہلے انجان تھے۔ ایک روز میں ان کے کمرے میں گئی تو چچا آنسو کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تبھی کہنے لگے میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا لیکن پھر بھی تم میرے لیے یہاں آ گئی ہو اپنا گھر چھوڑ کے۔ میں چاہتا ہوں تم ارسلان کے پاس واپس جاؤ، اس کا خیال رکھو، اس کو تمہاری ضرورت ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے چچا سے کہا کہ میں ارسلان کی اجازت کے ساتھ ہی یہاں پہ آئی ہوں، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ چچا کہنے لگے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، تم جاؤ اپنا گھر سنبھالو، کتنی ہی مشکلوں کے بعد، کتنے ہی ظلموں کے بعد تمہیں یہ خوشی نصیب ہوئی ہے، تم اپنا گھر آباد رکھو۔ میرا کیا ہے، آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا، پھر کب تک تم یہاں پہ رہو گی؟ نہ جانے میری زندگی کب تک ہے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس لیے میں نے ارسلان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ میں چچا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ چچا اگر مجھے اپنا ساتھ یہاں پہ نہیں رہنے دینا چاہ رہے تو ہم چچا کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ارسلان کے بھی والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تبھی سے ان کے رشتہ داروں نے انہیں پالا اور پھر جب وہ پڑھ لکھ کے اسسٹنٹ بن گئے تو وہ الگ رہنے لگے، اپنی زندگی جینے لگے۔ ایسے ہی وقت گزر گیا۔ ارسلان کو چچا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم زبردستی چچا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ چچا ہر وقت روتے رہتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ کئی مرتبہ میں نے کہا کہ میں معاف کر چکی ہوں، تبھی کہتے کاش تمہاری چاچی اور میری بیٹی گناہ نہ کرتی تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی۔ میں چچا کی ہمت کی داد دیتی کیونکہ چچا نے اپنوں کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ انصاف کیا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنا کا ساتھ دے سکتے تھے مگر انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی اور چچی نے اپنے لیے دوزخ جمع کر لی۔ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم پیدا کر رہا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں انصاف کرنا نہیں ہے۔ انصاف کرنے والی ذات تو صرف خدا کی ہے، جس طرح اس نے میرے ساتھ انصاف کیا۔ میرے 4 سال کے صبر میں خدا نے ارسلان جیسا تحفہ مجھے دیا جو انتہا درجے کا خوبصورت، احساس مند اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ کاشان کے ساتھ گزرا وقت اس نے بہت جلدی مجھے بھلا دیا۔ میں ارسلان کے ساتھ سانس لیتی تھی، اس کے ساتھ جیتی تھی، اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو دوسری طرف ارسلان بھی میرے ساتھ اتنا ہی مخلص تھا۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے ہم دونوں کے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ چچا کا انتقال میری شادی کے 2 سال بعد ہی ہو گیا۔ انسان اگر صبر کرے تو خدا اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، وہ سب بھی جو وہ چاہتا ہے۔